प्लीज वीडियोस ऑन करिए। उत्कर्ष एंड अक्षत। उत्कर्ष आपका एग्जाम पेपर मेरे को मिल गया था, मैं मंडे तक चेक कर दूंगा। उत्कर्ष आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके आराम से आराम से आराम से। वो शीट का है बेटा? अटेंडेंस इसका नाम लिख दे या वो शीट अटेंडेंस शीट किसके पास है? यश का नाम लिख दो। ओके बच्चों प्लीज बातें नहीं, इधर 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 प्लीज बात। पहले तो वो बच्चे खड़े हो जाए जिनको मैंने परसों कुछ बोला था, कल भी मेरे दिमाग से उतर गया था और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाई ये बात। आप थे ना? और आप भी थे वासुदेव और आप भी थे। क्या करना पसंद करोगे? आपने वो तो किया नहीं होगा काम तो क्या आपको किसके 4 बच्चे थे? खड़ा खड़ा हो खड़ा खड़ा क्या? तो बर्थडे था तो कोई बात नहीं, बर्थडे से कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा जो नहीं मैं सुनो मैं आइए अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी ओके आइए बच्चों मैं मंगवा दूंगा बीच में मंगवा लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ मंगवा दो अभी। हरिदेव प्लीज 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 हरिदेव प्लीज प्लीज ऐसा करते बच्चों आज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें शुरू करना है। बेसिकली आज हमें 2 चीजें जस्ट बेसिकली आज हमें 2 चीजें कवर करनी है। एक हमने कल ट्रेडिंग प्रोसीजर किया था, ठीक है? उस ट्रेडिंग प्रोसीजर में हमारी 2 टर्म्स आई थी जिसमें एक का नाम था डीमैट अकाउंट। सबने लिख दिया ना? सबने पीछे तक यश एक हमारा एक डीमैट अकाउंट का एक वर्ड आ रहा था और एक आ रहा था डिपॉजिटरी। तो सबसे पहले हम डीमैट एंड डिपॉजिटरी के ऊपर शॉर्ट नोट्स को करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है सेबी। आज हमारा सिर्फ यही काम है और इसके साथ हमारा चैप्टर भी क्या होएगा? फिनिश हो जाए, ठीक है? समृद्धि उत्कर्ष एंड अक्षय बार बार मत बोलिए, अगर कोई रीजन है तो बता दो वरना वीडियोस ऑन करो बेटा मेरे को। चलिए जल्दी क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? मानस मानव मानव क्या हो गया? इसको भूख नहीं है? अच्छा भूख का नहीं है, कह रहा है इसको भूख नहीं है। एक बात बता, तू बुक निकालता है, तू घर पे तो निकालता नहीं है, फिर कहाँ जाती है बुक? तो हाँ ये बुक कहाँ से आ गई और ये कहाँ गई? ये निकल गए है ना, ठीक है। और इसका क्या हुआ? वो सॉरी तो लगवा लेना जैसे मैंने लगवा लिया, क्या हो गया? और ये क्या है? ये किसकी तरह कौन कौन था? भाई बहन कौन था? पार्थ हाँ हाँ पार्थ तो मेरे पास पिछले साल भी था। पार्थ बंसल, पार्थ गुप्ता। अच्छा वो कोई भाई तेरा भाई है? अच्छा ओके। लेकिन यार ये बुक सही नहीं है ना, इस बुक में काफी अलग है, फर्क है। तो तू प्लीज फोटो स्टेट करवा ले यार, मेरे पास खत्म हो गई वरना मैं दे देता। ओके बच्चों कम टू पेज नंबर 10.9 10.9 पे आइए प्लीज। डिपॉजिट बंद करो। क्या किससे बात है? वाह भाई कलेक्टर साहब पहले मोदी से बात कर लो आप। किससे हो रही है बातें? किससे हो रही है? भाई तो यहाँ बैठे हुए, तू किससे बातें कर रहा है? आइए 10.9 पेज पे डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी बच्चों मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैम ये निकालो इन तीनों को बाहर, समृद्धि अक्षत और ये उत्कर्ष, क्यों नहीं वीडियोस ऑन करे? और उत्कर्ष तो बेचारा निकल ही गया, कहाँ गया? ऐसे बच्चों देखिए शुरू करते। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी एक वॉल्ट है जहां पे आप लोगों की सिक्योरिटीज को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकल, यही था। तो आइए पढ़ते हैं डिपॉजिटरी। बेटा प्लीज अब कोई बात नहीं। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन which holds securities, that is shares, debentures, bonds, mutual funds, etc. in electronic form, so, in which trading is done. Previously shares were used to be held in physical form, that is paper share certificate. पहले ऐसे होता था, अब क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। At present there are 2 depositories in India. 1 मार्क का क्वेश्चन, आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए, NSDL and CDSL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यू में ना एक एक वर्ड ही चेंज करते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की जगह कर देंगे नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब गलत कर सकते हो। तो आपको एक एक पूरी अच्छे से पता होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि आज की डेट में अराउंड 95 करोड़ डीमैट अकाउंट्स को हैंडल करते हैं।
और दूसरे है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि आज के डेट में अराउंड 65 लाख डीमैट अकाउंट्स का देखभाल कर, मतलब आपको इससे चिंता नहीं करनी कि आपका किसके पास है, दोनों इक्वली एफिशिएंट है। आपका जैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा, जैसे आजकल वो हो रहा है कि आप मतलब आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो आपको पता होगा वो वैक्सीनेशन चल रही है, तो कोविड कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड, आपका कोई लेना देना नहीं, इट ऑटोमेटिकली कम्स। वैसे ही ये है, आपका अकाउंट खोलना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीमैट अकाउंट, वो किधर जाएगा वो दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट। ओके, अब हाँ जी बोलिए। मैम बिल्कुल सिंपल रीजन है, हाँ वही रीजन है, पहले एनएसजीएल ही बनी, फिर उन्होंने शुरू किया काम, और जैसे 95 करोड़ तक उनकी लिमिट, फिर उनको लगा कि अब वी नीड वन मोर सिस्टर कंसर्न, तो ये सीडीएसएल इज लेटेस्ट, दैट इज द ओनली रीजन। तो उसमें होता है कि पुराने अकाउंट्स बंद होते रहते हैं तो कुछ वहां चले जाते हैं, इस तरीके से इट वर्क्स। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले के बाद ज्यादा है दूसरे के बस कम है, वो बाद में आई है, वो अभी लेटेस्ट आई। ओके आगे चलते हैं। तो डिपॉजिटरी वर्क कैसे करता है, याद करो परसों मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच की सिमिलैरिटी दिखाई थी। तो डिपॉजिटरी वर्क करता है थ्रू डीपीज, व्हाट हु आर डीपीज and who are they? Stock brokers, yes or no? So they work through stock brokers. Depository interacts with the investors through various agents like stock brokers called DPs. DPs provide various services of the depository to the investors. However, a DP can offer the depository services only, जैसे कल भी मेरे से पूछा था और परसों भी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हम क्यों नहीं बन जाते मेंबर वो डीपी, तो देखिए वो आ गया आपका रीजन। However, a DP can offer depository services only after obtaining a certificate of registration from SEBI, which has prescribed a minimum net worth of 50 lakh rupees. छोटा से छोटा ब्रोकर बनने के लिए भी आपको 50 लाख रुपए की वो देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, और अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, बड़े लेवल पे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको बढ़ता रहेगा अमाउंट, मतलब छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, तो मतलब मिनिमम 50 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल सम, इट्स अ ह्यूज सम। आगे चलते हैं। An investor to avail the services of depository has to open, हाँ जी उत्कर्ष, हाँ जी सर अभी तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं सर, अभी बस एक पैराग्राफ ही पढ़ा है हमने, 10.9 पेज पे डिपॉजिटरी शुरू किया था, 10.10 पेज पे हम इधर आ चुके हैं। हाउ डज डिपॉजिटरी ऑपरेट? An investor has to obtain the services of depository has to open a demat account. ओके चल सर्विसेज देखिए अब क्या क्या फैसिलिटीज है, प्लीज बेटा ध्यान इधर। पहला बेटा इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, डीमटेरियलाइजेशन वाले पॉइंट को फर्स्ट, इस इतने से पॉइंट के ऊपर एक पूरा एक क्वेश्चन आया हुआ है। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? नोन एज कन्वर्टिंग योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। पूजा ऐसी पूजा ग्रैंड कोई भी ऐसे ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड एंड आराम से ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड एंड शी फाउंड अ बंच ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स इन हिज मटेरियल वॉल्ट, कुछ भी कह लो, मटेरियल तिजोरी, ठीक है। तो she now she know that all the transaction in shares is done through electronic form. So tell what is the first step she will have to take to make those share certificates tradable in the market? बताइए। और बताओ नहीं, इसमें क्या है आंसर? वन मार्क का क्वेश्चन है। शी विल हैव टू फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम पूरा प्रोसीजर नहीं पूछ रहे उसके लिए वो कहां जाएगी, हमने पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट है उसको। तो सबसे पहले तो उसको ये करना पड़ेगा, अगर वो आज इन शेयर्स को बेचना चाहती है तो इनको क्या करना पड़ेगा? डीमटेरियलाइज करवाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आता है, ये वन मार्क का क्वेश्चन है, तो सिर्फ इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डीमटेरियलाइजेशन वाले। तो यूजुअली नोन एज डीमैट, दैट इज कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ आ गया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क का क्वेश्चन। आगे देखो बच्चों, कुछ लोगों को होता है ना कि जब तक हाथ में नहीं है कोई, मतलब कोई भी चीज, तो उससे मतलब फील नहीं आती है, समझो। तो यही चीज है, वहां पे पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो हाथ में नोट चाहिए। मैं तो आप क्या सोचे जा रहे हैं? मैंने इतनी सिंपल सी बात, एक बात बताओ, बैंक अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, हाथ में 10 लाख, किसकी ज्यादा फील है? है ना, जो हाथ में है उसकी फील ज्यादा है। तो वही चीज है, आप क्या सोच रहे थे वैसे? सोच क्या रहे था? नॉनसेंस फेलो, ठीक है। ओके, तो पॉइंट क्या है बच्चों, ऐसे ही है। अब शेयर सर्टिफिकेट डीमैट में दिख रहा है 500 एसबीआई, 100 पीएनबी, मुझे मजा नहीं आया, मुझे तो हाथ में देखना, ठीक है। तो मैं अपनी
भाई मुझे तो प्रिंट करके दे दे सर्टिफिकेट, मेरे को तो घर में फ्रेम करा के लगाना है, और किसको फ्रेम कराओगे भाई? सोच क्या रहे थे? मैं तो फ्रेम कराने की बात, क्या कुछ भी सोच रहा दोगे? मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि घर में लोग आएंगे तो मेरे देखेंगे कि मेरे शेयर्स है, सर्टिफिकेट है। आप क्या फ्रेम कराने की सोच रहे हो? डर्टी माइंड है तुम्हारा, नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस, भैया अच्छी छोरी हरकतें। चलिए, नेवर नेवर एवर, पता नहीं ड्राइवर में घुसते ही ना, मैं ऐसे नहीं ना भाई। ओके एनीवे, तो सुनिए वासुदेव, सुनिए, नाम तुम्हारा भगवान वाला, कर्म तुम्हारे सारे छोड़ ही दो बोलने की वजह। वासुदेव अपने नाम का ही थोड़ा वो रख ले थोड़ा। ओके, वासुदेव से ना तू भाग वासना की तरफ रहे, ठीक है? हाँ जी, वासना वो होती है मतलब वही होती है। चलो एनीवेज, ओके, तो रिमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, सुनिए, आपने शेयर बेचे, किस खरीदे, जो कल पूरा प्रोसीजर बताया था। थर्ड स्टेप, थर्ड फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। फोर्थ फंक्शन समझाता हूं। अब जैसे मैंने दक्ष नहीं आया कोई, वासु की थोड़ी सी अभी हुई बेइज्जती हुई, तो वासु ने मेरे साथ मांडवली कर ली कि सर आप मेरी क्लास में मत लिया करो, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा थोड़े से, ठीक है? तो ठीक है, शेयर्स दे दूंगा, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि सुनिए, अब इसमें हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। इसने मांडवली कर ली कि सर मैं आपके नाम में शेयर्स करो, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस है कि आप मेरी क्लास में नहीं लोगे। मैंने कहा ठीक है चल, तो शेयर दे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपने ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा इसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर डालने। तो वो सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा ना जो हुआ था बिडिंग वाला, सीधा इसके डीमैट से मेरे डीमैट में आ चुका था। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। जैसे भाई ने बहन को कर दी, बीवी ने पति को कर दी, लाइक दैट, जिस पर हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। एक के डीमैट से दूसरे के डीमैट में जाते, बाप ने बेटे के नाम कर दी, बेटी के नाम कर दी, मैं बोल रहा था बेटी नहीं, हाँ आप हो गया, बेटे के नाम ही क्यों हो रहा था, ठीक है? तो वही, ठीक है, ओके आगे। फोर्थ, फिफ्थ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, जब आपको लोन लेना होता था तो आप क्या करते थे? आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता था, आप बैंक में जाते थे और उसको गिरवी रख देते थे। इट इज लाइक अ प्रॉपर्टी पेपर, मैंने कल भी बताया आपको। देखिए आज तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं, अब आप किस चीज को गिरवी रख के लोन ले सकते हो? तो क्या होता है आज क्या है, अगर आपको लोन लेना है ऑन द कोलैटरल ऑफ शेयर्स, तो आप क्या कर सकते हो? अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि आज की डेट में मेरे डीमैट में जितने शेयर्स पड़े हैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल दो, और वो ऑथराइज्ड होएगा, तो स्टैंप लगी हुई होगी ब्रोकर की और साइन होएगा, मतलब इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट। उसको आप ले जा सकते हो अपने बैंक के पास, फिर बैंक वाला उसकी वैल्यू देखेगा कि आपके पास ये शेयर इतने का है, ये शेयर इतने, आज इसकी ये वैल्यू है, हम इसको गिरवी रख के हम आपको इतने का लोन दे। फिर वो उनको क्या करेगा, वो ब्रोकर से बात करेगा और आपके शेयर्स के आगे क्या लिख दिया जाएगा ऑन इलेक्ट्रॉनिकली, एल मतलब लायन या लियन, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, LIEN, दैट मींस अब ये शेयर गिरवी हो गए, अब आप इनको नहीं बेच सकते। मैं आपको मेरे पास वो अभी मतलब अगर हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जो भी हमारी नेक्स्ट होगी। एक ना आप मैं अपना जब शेयर वो देखता हूँ होल्डिंग स्टेटमेंट कि मेरे नाम पे आज क्या क्या शेयर्स है, तो शेयर्स के आगे लिखा होता है, जैसे लिखा है SBI 1000 शेयर्स F मतलब फ्री बैलेंस, यू कैन सेल देम। PNB 500 शेयर L मतलब इट इज लियन मतलब ये किसी के पास गिरवी है, जब तक ये लियन नहीं हटेगा आप नहीं इसको बेच सकते। तो ये आप गिरवी रख सकते हो शेयर्स ऐसे। समझ में आया प्रोसीजर गिरवी रखने का क्या है? पहले क्या था, आप शेयर सर्टिफिकेट ले जाते थे, वो गिरवी रख देते थे जस्ट लाइक FD, लेकिन अब तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आप ये पेपर लेके जाते हो और पेपर के बिहाफ पे वो कहते हैं कि हम इतने शेयर्स गिरवी रख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली डीमैट से आपके ब्रोकर से बात करते हैं और ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको गिरवी रखते हैं। समझ में आ गई बात? और आप कभी भी चेक कर सकते हो कि आप मतलब आपके शेयर्स कौन से फ्री है और कौन से अंडर वो है लियन कहते हैं शायद इसको, लियन। आगे चलते, लड़ो मत प्लीज, लड़ो मत। आइए अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले आपको बोनस शेयर्स जब मिलते थे तो आपको कंपनी एक और पेपर सर्टिफिकेट भेज देती थी, शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या है, अब तो शेयर सर्टिफिकेट तो आता नहीं, तो अब क्या करती है कंपनी, मान लो एक कंपनी को बोनस डिक्लेयर किया, बोनस शेयर्स, तो अब कंपनी क्या करेगी, आपको बता देगी कि आपको ये शेयर्स मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे वो बताता हूँ। जैसे एक डेट है कि इस दिन हम बोनस देंगे, तो उस दिन कंपनी जो है वो डिपॉजिटरी से बात करेगी, NSDL से भी और CDSL से भी, और कहेगी जिन जिन लोगों के
डीमैट अकाउंट में मेरी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, उनको 2:1 के रेशो में एक शेयर और देना है, डालना है। अब बच्चों देखो, क्योंकि कंपनी को भी नहीं पता किस किस के पास कंपनी के शेयर्स है, वाई कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे आप लोगों को, ये सो आज से 10 साल पहले, ठीक है, और उस 10 साल में आपने किसी और को बेच दिया, किसी और ने किसी और को बेच दिया, तो कंपनी के पास जो रिकॉर्ड है वो तो 10 साल पहले का, उनको आज बोनस देना है। अब उन लोगों को तो दे नहीं सकते जिन्होंने बेच दिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डिपॉजिटरी से बोलेगी और कहेगी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी, मैं तो अपनी कंपनी की बात करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर जिस जिस डीमैट अकाउंट में पड़े हैं उसकी लिस्ट हमें दो, हम उनमें इतने इतने शेयर्स और डालेंगे एज पर द रेशियो। तो ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, रिसीट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट सच एज बोनस शेयर्स। ऑनलाइन वालों को कोई भी डाउट आए तो प्लीज बच्चे पूछ लेना। नेक्स्ट बेटा, जैसे मान लिया भाग गया, ठीक है, अब शेयर्स तो इसके पास तो कई करोड़ों शेयर्स पड़े हुए, करोड़ों के शेयर्स पड़े हुए, और ये निकाल लेगा तो ये भी चला जाएगा हमारे पैसे, सब कुछ लेके भाग गया। तो जैसे ही कोई बंदा एज डिक्लेयर हो जाता है कि वो भाग गया, सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका बैंक अकाउंट फ्रीज करता है और इसका डीमैट अकाउंट फ्रीज करता है, और उसमें से ओनली डेबिट्स मतलब नहीं हो सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, क्योंकि तू बाहर से डालेगा शेयर डाल ले, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन निकालने नहीं देगा तेरे को, कहीं देखो बाहर जाकर लंदन में तेरा मन करे चलो मैं थोड़ा और शेयर डाल देता हूँ डीमैट अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो तो डाल दे, लेकिन निकालने नहीं देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, फ्रीजिंग ऑफ डीमैट अकाउंट सो दैट नो डेबिट्स कैन बी मेड। आप पैसा निकाल नहीं सकते या शेयर निकाल नहीं सकते, डालना चाहो अभी भी पैसे डाल सकते। आगे चलते हैं, नॉमिनेशन। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, एक चीज है, हो सकती है किसी के साथ भी हो सकता है, अनटाइमली डेथ किसी के भी साथ हो सकता है। अब होता क्या है, और ये भी सच है कि पैसा ना बड़ी घटिया चीज है, झगड़े होते हैं पैसे के, पहले तो बहुत प्यार होता है, लेकिन किसी की डेथ हो जाए उसके बाद फिर आप जो उसके पीछे बचते हैं लोग वो झगड़ा करते हैं, ये मेरा है ये मेरा है। अगर क्योंकि अनटाइमली डेथ में क्या होता है, अक्सर विल नहीं बनी हुई होती, यू गेट मी पॉइंट। आप लोग तो कुक करो, अभी कुछ नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे कमाओगे, ठीक है, और तो क्या होता है, अनटाइमली डेथ हो जाए तो विल नहीं बनी हुई बंदे की, और विल के बाद क्या होता है, कोई भी कहता है ये मेरा है ये मेरा है, जैसा ना, तो उसमें क्या होता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 18 इयर्स की एज से एक प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। आप बिल नहीं बना सकते 18 इयर्स पे, क्योंकि अभी आप कुछ आप बोल रहे मेरे घर में जो भी शो पीस लगे हुए हैं इसके नाम ये करके क्या होगा, मतलब ऐसा कोई लेने में बस इंटरेस्टिंग नहीं, ठीक है। तो पॉइंट ना भाई ना, मेरे को मत भेजियो, इतना ये तेरा ट्रेजर है, प्राइसलेस ट्रेजर, मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो पॉइंट क्या बच्चों, अगर वैसे आप 18 इयर्स के होते हो और जैसे ही आप बैंक अकाउंट खोलते हो, तो आप एक काम करो, आपने बैंक अकाउंट खोला सहज अपने नाम पे बैंक अकाउंट, आप किसी को भी नॉमिनी बना, किसी को जो भी आप चाहते हो किसी को भी नॉमिनी बना। अब उससे क्या होगा कि भगवान ना करे आपके साथ वो हो जाए, है ना, मैं क्या बोलूं कि आप स्वर्ग से रह जाओ, मैं क्यों बोलूं ऐसा, ठीक है। तो आप भगवान ना करे ऐसा हो जाए अनटाइमली, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा है थोड़ा, तो कोई भी कुछ भी कहता है, आपके कहीं पे भी चिन्ह मुन्ने हो, कोई भी कहिए तो हमारे बाप का है, हमारे बाप का नहीं, वो उसी के नाम जाएगा, उसी के नाम जाएगा। ये कितना खुश हो रहा है, वाह वाह मेरे बच्चे है, इस तरह मेरे में क्षमता है, ओके एनीवे। पॉइंट है कि वो पैसा, वो शेयर किसके नाम जाएगी, पैसा किसके नाम जाएगा, वो पैसा चला जाएगा आपके उस नॉमिनी के लिए, ठीक है, समझ में आई। चलिए आइए, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन फैसिलिटी, और लास्ट है तो वैसे भी मैं सही बता रहा हूं, अगर आप कभी जैसा आप कर सकते हो, 18 के आप होने वाले हो, आप अपना बैंक अकाउंट खोलो, ऑलवेज मेक अ नॉमिनी, और नॉमिनी प्लीज 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 नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, चाहे वो आपके घर का सर्वेंट ही हो, चाहे भाई हो, किसी को भी बना सकते हो। एनीवे आगे चलते हैं, सर्विसेज रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस। अब एक बात बताओ, मान लीजिए मेरे पास 10 कंपनी के शेयर्स है और मैं अपना घर बदल लेता हूं, तो क्या मैं 10 कंपनी को बोलूं कि मेरा घर का एड्रेस चेंज करो? नॉट एट ऑल, आपको सिर्फ एक जने को बोलना है, दैट इज योर ब्रोकर। ब्रोकर आपकी डिपॉजिटरी को बोलेगा, एनएसडीएल को, वहां रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली सारी कंपनीज के रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा कि इस बंदे का अब जो भी डाटा है, जो भी वो है, कोई भी कम्युनिकेशन है, वो इस एड्रेस पे नहीं इस एड्रेस पे होगी। तो आपको सिर्फ एक जगह इन्फॉर्म करना है। चल अब आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या, जल्दी से पढ़ते हैं। एक सेफ वे है, कन्वीनियंट वे है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क कम हो गया, स्टैम्प ड्यूटी खत्म हो गई। पहले क्या होता था, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी पेपर थे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, वो सब खत्म हो गया, और फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ जो वो दिक्कतें होती है, थेफ्ट, फॉर्जरी, वो खत्म, और ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने आती है। अभी चला, ठीक है। अब जल्दी से आई डीमैट। डीमैट क्या है, जल्दी से रीड करते। डीमैट अकाउंट इन इंडिया रेफर्स टू अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रादर देन पेपर फॉर्म। इन डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज, इसको अंडरलाइन करिए, पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन करिए।
जो फर्स्ट लाइन थी। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा। मैम यही जो डीमैट अकाउंट की अभी पढ़ी, द टर्म डीमैट अकाउंट रेफर्स टू। Next, in a demat account, securities are held electronically instead of investor taking the physical possession. Next, it is opened by the investor while registering with the broker. Next, it is also known as BOID, beneficiary owner identification number. ये याद होना चाहिए, BOID. Next, अब नेक्स्ट पेज पे आइए। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रॉब्लम थी, चोरी हो गया, फट गया, गुम गया, गल गया, किसी ने फॉर्जरी कर दी, साइन कॉपी, सब खत्म। आगे, क्विक ओनरशिप, जल्दी काम होता है। थर्ड, इमीडिएट ट्रांसफर, जल्दी काम होता है। एंड फोर्थ बहुत अच्छा है। फोर्थ को समझाने के लिए अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं, किसका? यश का। यश ने एक आज से 10 साल पहले एक कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट खरीदा था, मतलब शेयर्स खरीदे थे, और उसमें शेयर सर्टिफिकेट मिले थे 100 शेयर्स। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि इसको 100 शेयर सर्टिफिकेट मिले थे, इसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिला था जिसमें लिखा था द यश केजरीवाल, यश केजरीवाल गुप्ता, सॉरी, यश गुप्ता हैज बीन अलॉटेड शेयर्स ऑफ आवर कंपनी फ्रॉम सीरियल नंबर 001 to 100, 1 से 100। अब क्या हुआ, इसको आज पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन इसने देखा कि मेरे को सारे शेयर्स नहीं बेचने, मुझे सिर्फ इस पर से 20 शेयर बेच दूंगा, तब भी मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं अपना गुटका वुटका खरीद के अपना काम करूं। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? ये कैसे 20 शेयर बेचे? वो तो सर्टिफिकेट तो 100 शेयर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब एक ऑप्शन तो ये है कि सर मैं इसका ऐसा करूंगा, 100 टुकड़े कर दूंगा, 20 बेच दूंगा, 80 रख लूंगा। क्या ये पॉसिबल? नहीं, इट इज यूजलेस। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उससे 100 ही शेयर खरीदे, क्योंकि यू आर नॉट ट्रांसफरिंग शेयर, यू आर ट्रांसफरिंग शेयर सर्टिफिकेट। इसको कहते थे ऑड लॉट। मान लो आपने खरीदे हुए, आपने 20 खरीदे हुए, तो आपके पास एक ही शेयर सर्टिफिकेट है 20 शेयर का, तो जब भी आपको बेचना होगा तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपसे 20 शेयर खरीदने के लिए मान जाए। ऑड लॉट प्रॉब्लम। आज की ये डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आप अपने डीमैट से एक शेयर भी बेच सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रखे हुए सारे एक जैसे, एक निकाल लो, 100 निकाल लो, एक ही बात। Are you getting my point? तो नो ऑड लॉट प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। या ये बार बार लीव मत करो क्लास को। आगे ठीक है। अ सिंगल डीमैट अकाउंट में आपके इक्विटी, डेट, बॉन्ड सब आ जाता है, और ट्रेडर्स कहीं से भी वो काम कर सकते हैं, इवन फ्रॉम वर्क, फ्रॉम होम, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड सिस्टम। डिलेड सेटलमेंट है, और मतलब रिस्क ऑफ डिलेड सेटलमेंट कम हो गया, जैसे कल बताया था, मैक्सिमम 3 दिन में सब काम हो जाएगा, ये सब। ठीक है, अभी इसको बाद में पढ़ते हैं, इसको अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले अपना मेन काम करते हैं सेबी। थोड़ा सा सेबी को बच्चों, ये थ्योरी टॉपिक है, पूरा थ्योरी टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं और फिर मैं आपको रीड कराऊंगा सेबी है क्या, हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट इज सेबी, व्हाई सेबी वाज बोर्न, ठीक है, व्हाई इट वाज बोर्न, क्यों लाए गए इसको, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके फंक्शन क्या थे। तो अभी तो नोट्स को करो बंद, ध्यान दो बच्चों। यहां बच्चों मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसके एक एक वर्ड को समझना और सुनना और समझना। 1980s में जो हमारी कैपिटल मार्केट थी, जो ये हर्षद मेहता के टाइम की बात ही हो रही है, और बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स थे उस टाइम पे, हमारी कैपिटल मार्केट, मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ, कैपिटल मनी दोनों, फाइनेंशियल मार्केट ने ट्रेमेंडस अप एंड डाउन दे, वो भरी भी ऐसे और वो गिरी भी ऐसे। वाई भरी क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे ब्रोकर्स थे अर्शद वगैरह, तो वो लोगों में उन्होंने इक्विटी मार्केट को लेके और इस मार्केट को लेके एक इंटरेस्ट पैदा किया, और लोग अपने घरों से निकले बाहर और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। ये तो था बढ़ने का रीजन, लेकिन उसको नीचे लाने का रीजन क्या था कि क्या हुआ जब इतना प्रॉफिट दिखा सबको, जो तो फिर जो शातिर लोग थे जैसे हर्षद मेहता जैसे और बड़े प्लेयर्स उस टाइम के, उन लोगों ने इसमें क्या ढूंढ लिया, फ्रॉड के तरीके। कंपनीज भी, उन लोगों ने क्या ढूंढा, उन्होंने देखा कि कोई वॉच डॉग तो है नहीं, मतलब कोई देखने वाला तो है नहीं, राम भरोसे सब चल रहा है, तो हम थोड़ा सा कमा लेते हैं उल्टी तरीके से। अब उसमें बेचारे में फंसा कौन? पब्लिक, आप और मेरी जैसी भोली भाली पब्लिक, जिनको ये समझ नहीं आया कि ये क्या क्या करे जा रहे हैं लोग। मतलब अब आप और मैं इस कमरे में बैठ के बातें करें, आप उसको देखो आज से 30-40 साल पहले वो बंदा, मैं 80 की बात कर रहा हूं, 80s की, 5-5 करोड़ रुपए लेता था, एक दिन में शेयर खरीदता था, कौड़ियों के दाम 10-10 रुपए के शेयर खरीदता था। अब 5 करोड़ से 10-10 रुपए के शेयर खरीदोगे, कितने शेयर आ जाएंगे तुम्हारे पास, है ना? उस दिन आ गए, फिर उसका प्राइस यहां से यहां पहुंचा, फिर तुम लोगों को बेच देता था जिसकी औकात इतनी ही है, एक औकात यही है, उसका प्राइस इन्फ्लेट कर दिया यहां पे और आपको बेच दिया। मतलब दिमाग देखो, और उसके पैसा कमाया और वापस भी कर दिया, मतलब चोरी भी की और वापस भी रख दी।
किसी को समझ भी नहीं आया, कई सालों तक चलता रहा। यही तो हुआ, चोरी भी की, वापस भी सब पैसे दे दिए और अपना भी कमा के ले गया। मतलब ऐसे दिमाग चल। और अंबानी भी इस तरीके का आदमी था। अंबानी को तो मैं अभी बताता हूँ उसका एक तुम्हारी चीज, मतलब क्या बात है तो मतलब घर की बात है, लेकिन मैं छुपा नहीं सकता, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज। नहीं मुकेश, हाँ वो धीरू, मुकेश है तो धीरू तो ऑटोमेटिकली जानता ही है ना। एनीवेज, जब वो लेके आए थे ना कम्युनिकेशन 2003 में, तो मेरे से ही पूछा। आई तो क्या हुआ, ये होने लग गया, तो इससे क्या हुआ, हम जैसी भोली भाली जनता का पैसा एक तरीके से डूबने लगा। फाइनली जनता को समझ आया भाई हम जैसे गरीब लोग बैंकों में ठीक है, बैंकों में पैसा डालो, एटलीस्ट वहां पे एक वो तो है, प्रॉमिस तो है कि सेफ्टी है कि 3-4% मिलता रहेगा और गारंटी मिलता रहेगा जब तक कुछ ऐसा वॉर ना हो जाए तब तक। तो फिर अब क्या हुआ, इससे इकोनॉमी डूबी। फिर गवर्नमेंट को समझ आया भैया ये तो फिर वापस हमारा देश वहीं चला जाएगा जहां से हम उठा के लाए इसको, 40 से 80 तक जहां से हम लाए, 50 से 80 तक इसको रोको चीज को। तो लोगों से पूछा गया कि भाई दिक्कत क्या है, तुम अच्छी खासी मार्केट में आ गए थे, अब वापस क्यों निकल रहे हो उसमें से। सबका यूनानिमस आंसर, हम डूब रहे हैं, रिस्क है, बहुत रिस्क है, हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ इतना फ्रॉड हो जा रहे। तो गवर्नमेंट को समझ आ गया कि देयर इज अ नीड ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी, और ये एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सबसे अलग, किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। मतलब ये स्टॉक मार्केट की नहीं होनी चाहिए, किसी की कुछ नहीं होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, और उसको इतनी पावर्स होनी चाहिए कि इस पूरे सिस्टम में से किसी को भी उठा ले। तो एक बॉडी को बनाया गया जिसका नाम था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और 1988 में इसको एज अ ट्रायल लेके आया गया। ट्रायल मतलब एक उसको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया और उसको कहा गया कि तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सक्षम हो। ठीक है, तुम ये साबित करके दिखाओ। और 4 साल लगे उसको इस चीज को साबित करने में, लेकिन 1992 में ये साबित हो गया कि अगर ये रेगुलेटरी बॉडी ऑफिशियल हो गई, अभी अनऑफिशियल थी, अगर ये रेगुलेटरी बॉडी ऑफिशियल हो गई तो हमारा जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो वापस बढ़ेगा और वापस इस मार्केट को हम एक बूम स्टेज पे जाते हुए देख सकते। तो 1988 में लेके आए, 1992 में उसको लीगल पावर्स मिली, 1988 से लीगल 1992 तक उसको सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे लेके आए। ठीक है, अब सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या, ये जितनी भी मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको रोकना, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, एंड सबसे मेन इस मार्केट की डेवलपमेंट को देखना। क्या चीज है, टू स्टॉप दीज मेल प्रैक्टिसेस, टू इंक्रीज द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मार्केट। समझ में आ गया। अब अगर आपको याद हो, कल भी और परसों भी हमने बात की थी कि इस पूरी मार्केट को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। कौन कौन, एक आप और मैं, सेवर्स, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है, एक कंपनीज जो कि, हाँ जो कि इन्वेस्टर्स है। मतलब अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टर तो हम, मैं इधर इन्वेस्टर का मतलब आपका पैसा लेके इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, और कौन हो गया, और हो गए हमारे बीच में ब्रोकर्स। ये सुन, यही 3 लोग हैं। सेबी, इतनी ज्यादा सेबी को पॉजिटिव रिस्पांस क्यों मिला, क्योंकि सेबी ने तीनों के लिए कोई गिफ्ट लेके आई। सेबी सबसे पहले बात करते हैं कंपनी। बेटा आपको शायद पहले का ना बताओ, मैं आज का बताता हूँ। आज आपको पता है बैंक अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। आप एक बार जाते हो ऑफिस बैंक में, और बैंक वाले या तो आपके घर आ जाते हैं, आपको सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक फोटो। आप फोटो भी आजकल तो वो अपने डिजिटल आईपैड वगैरह से खरीद लेते हैं, वो लेके आएंगे, आपकी फोटो खींचेगा, आपको आधार कार्ड की कॉपी करके विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यही प्रोसीजर है। आज से अगर हम बात करें ज्यादा थोड़े, अब शायद आप तो उस टाइम पे थे भी नहीं, 2000 की बात करते हैं, बहुत मुश्किल होता था बैंक अकाउंट खुलवाना। इतना डॉक्यूमेंट मांग लेते थे वो, ये भी दो, ये सर्टिफिकेट भी दो, 10th का सर्टिफिकेट भी दो, बाप का भी ये प्रूफ भी दो, ये भी दो, मतलब बहुत कुछ। मतलब एक बाप का मतलब ऐसे नहीं, आप गलत मत, आपका प्रूफ मतलब उनका भी एक सर्टिफिकेट लगता था कि यही पापा है। ठीक है, कौन बोलना मतलब कि एक छोटा सा बैंक अकाउंट खुलवाने में भी 4-5-6 डॉक्यूमेंट लग जाते थे। ये फोटो 4-4 फोटो दो, पता नहीं क्या क्या। तो इट वाज अ कंपलसरी प्रोसीजर। ऐसे ही कंपनीज को जब आईपीओ लेके आना पड़ता था 90s से पहले, इतना मुश्किल होता था। वो जो हमने पढ़े थे ना परसों की क्लास में, ऑफर टू प्रोस्पेक्टस वगैरह, वो जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते थे कि मेरे कोई आईपीओ लेके आना है, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। मतलब कंपनी, फिर अब एक बात बताऊं, हम किसी भी चीज का अंडर द टेबल मेथड क्यों निकालते हैं, क्योंकि ओवर द टेबल बड़ा मुश्किल है। यस ऑन, मैं आज क्यों भागता हूं कि दलालों से काम कराने के लिए, क्यों भागता हूं, क्योंकि मुझे सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा। आप साफ बात है, अगर सीधे तरीके से काम होगा तो कोई रिश्वत देने में इंटरेस्टेड है, नॉट एट ऑल। तो यही चीज यहां थी, जब कंपनीज को दिखा कि भाई इतने ये परेशान कर रहा है,
हम कोई ना कोई फ्रॉड करके हम पैसा रेस कर देते। ये सुन, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनीज के लिए क्या वो गिफ्ट लेके आई सेबी। सेबी ने कहा आपको पैसा रेस करना ना पब्लिक से, हम आपसे 20 डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सिर्फ वो आपका सही होना चाहिए, वो ओके है तो आपको परमिशन मिल जाए। कंपनीज खुश। जो कंपनी जेन्युइन थी उसको वो प्रॉब्लम जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में दिक्कत ही नहीं हुई, जो थी जेन्युइन नहीं वो तो फिर भाग गई कंपनी। ऐसा ना पहला। अब आ जाओ सेवर्स, आप क्यों मेरे लिए कंपनी, इसने क्या बोला भाई, हम लोग तो मैंने क्या कहा, हम तो गाय है, गरीब है, ठीक है, हमें तो कोई भी आगे पागल बना के चला जाता था। इसने हमें बोला अब आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। कैसे नहीं बना पाएगा, आपको पागल कैसे बनाया जाता था, इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग होती थी। अब आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, जो भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, जिस कंपनी के बारे में पढ़नी है, सेबी की वेबसाइट पे जाके देखो, जो इंफॉर्मेशन सेबी की वेबसाइट पे है वो गलत नहीं है। हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना। अब मैं किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन पढ़ के ही तो डिसीजन लेता हूं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं। अब कोई कंपनी झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, मैं लूट गया। लेकिन अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन ठीक है तो सही है, तो वो इंफॉर्मेशन अब आपको सही मिलेगी, ये गारंटी दे दी सेबी ने, मैं भी खुश। अब आ जाओ इसके लिए ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के लिए तो बहुत ही बड़ा, देखो ब्रोकर्स तो इसका लिंक है, यहां से भी ज्वाइंट है, यहां से भी ज्वाइंट है, यस नो। तो अगर ब्रोकर्स को खुश नहीं रखा तो कोई भी को फायदा नहीं है। तो ब्रोकर्स को खुश रखने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया, और सबसे पहले तो ब्रोकर्स को ट्रेन किया कि पहले तो तुम ऐसे ही बन गए ब्रोकर, अब हम आपको प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाए गया। तो इनके लिए कैंप्स लगते थे, ट्रेनिंग होती थी पहली। और दूसरा, क्या एक बात बताओ, आज क्या फेसबुक सॉफ्टवेयर भी बनाता है या हार्डवेयर भी बनाता है फेसबुक? नहीं, फेसबुक सॉफ्टवेयर बनाता है या वो अपना एक साइट है उसकी। लेकिन वो आज आप सबको पता ही होगा, आप सबका 1-1 जीबी का डाटा आप रख सकते हो, फोटोज रख सकते हो, ये सब सब बंदा वो कैसे आपको इतनी सर्विसेज दे पा रहा है? क्योंकि कोई और उसके लिए हार्डवेयर बना रहा है। दैट कैन बी IBM, दैट कैन बी एप्पल। अगर वो हार्डवेयर ना होता तो क्या वो आपको इतनी अच्छी सर्विसेज दे पाता? जीमेल आपको हर बंदे को 1-1 जीबी का वो दे रहा है स्टोरेज, कैसे? कोई और उसके लिए हार्डवेयर बना रहा है ना जिसमें वो स्टोर हो रहा है। वैसे ही मैं यहां बोल रहा हूं, ब्रोकर्स, आपका ब्रोकर का सिस्टम सारा चलता है ऑनलाइन पे, सारा चलता था नेट सिस्टम पे, उस पे वेबसाइट्स पे। तो ब्रोकर को सेबी ने क्या बोला, ब्रोकर को सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि वो अच्छी सर्विसेज दे सके, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दे सके, ऐसी सर्विसेज दे सके जो अनइंटरप्टेड हो। तो इनको लिए उनको दो चीजें की, एक तो ट्रेनिंग दी और इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। ये भी खुश, इनका बिजनेस बढ़ा। तो तीनों के लिए सेबी कुछ कुछ लेके आई। इतनी बात समझ में आई? ऐसा करते हैं, पहले इतना रीड करते हैं, इसके बाद हमें दो चीजें बची हमारी, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो दोनों रीड ही करने हैं हमें, मैं समझाता रहूंगा और रीड करते रहेंगे। पहले इतना रीड करते जल्दी से। कम टू पेज, अच्छा बच्चों, ये जो कम टू पेज नंबर 10.11, ये तो अभी रीड करेंगे आज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट के आगे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो, जस्ट रीड, एक बार बस पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट ऑन पेज नंबर 10.11 नीचे। चल, अब आइए सेबी पे। SEBI was established by the government on 12th April 1988. It was given a legal status on 30th January 1992. बच्चों अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, when was SEBI established, तो 1988 वाला डेट ले, 1992 वाली डेट नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एस्टेब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, और वो लीगली एक एनफोर्सेबल बॉडी बनी थी 30 जनवरी 1992। रीजंस फॉर सेबी, द कैपिटल मार्केट हैज विटनेस्ड अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s. This led to variety of malpractices, मतलब उल्टी सीधी हरकतें by the malpractice such as, बेटा अनऑफिशियल प्राइवेट, मैं अब आपको नाम बताता हूँ, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता था बेटा। मेरी कंपनी है, मैंने प्राइवेटली कुछ लोगों को शेयर देने, पता है प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन हमें किसी पब्लिक को नहीं बताना कि मैंने इसको शेयर दिए, इसको शेयर दिए। एटलीस्ट हमें रजिस्ट्रार को तो बताना है ना कि हमने इस लोगों को इतने इतने शेयर दिए। मैंने क्या बताया था, रजिस्ट्रार सब कुछ देखने वाला है कंपनी का, उसको भी नहीं बताते थे, इनको शेयर देते रहते थे अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको। गलत, गलत काम। दूसरा, प्राइस रिगिंग, ये है मुकेश, मतलब वैसे धीरू भाई अंबानी की देन, और इसने, मतलब मैं कभी कभी ना धीरू भाई अंबानी के बारे में सोच के यही समझता हूँ कि वो जीनियस बंदा है, अनपढ़ आदमी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा सीए करने के बारे में सोचे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा इतना मजा आएगा आपको इनकम टैक्स पढ़ने में आज से, जब आप फाइनल में होगे। क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा ना, आप हर जगह सुनोगे ये सेक्शन धीरू भाई अंबानी की वजह से बना। मैं बताता क्या होता था, धीरू भाई अंबानी बेस्ट सीएस को बुलाता था, ये असली में होता था, और उनको बोलता था मुझे वो बताओ जो लॉ में नहीं लिखा हुआ। जो लॉ लिखा हुआ वो सबको पता, जो नहीं लिखा हुआ वो मुझे बता।
वो बताते थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, मतलब वो बताते थे, फिर वो उनको करता था और पैसा कमाता। लॉ में ये कहीं नहीं लिखा था कि आप अपनी कंपनी के शेयर दूसरी अपने अपने आप नहीं खरीद सकते। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, एक कंपनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और 100 कंपनियां और बना दी बोगस, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, घर के नौकरों के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, सब बना दी। खुद का ही पैसा था उनका, बोगस कंपनी। और उन सब कंपनी से किस कंपनी के शेयर खरीदता था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इसकी कंपनी है मेल, ये सब कंपनियां, बहुत सारी बोगस कंपनियां, खुद के कुछ कुछ पैसे डाले, इनसे सबसे इसके शेयर खरीदता रहता। इसके शेयर इन्फ्लेट हो गए, किसी को बाहर तो नहीं पता ना कौन खरीद रहा है शेयर, बस सबको तो ये पता है कि शेयर खरीदे जा रहे हैं इस कंपनी के। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी। जब इसका शेयर, अभी औकात देखो, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा जब एक्चुअली में डिमांड बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, उसने डिमांड क्रिएट कर दी, इसका प्राइस पहुंच गया यहाँ पे, पब्लिक हो गई पागल, बेचना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं प्राइस रिगिंग, और ये कंपनी सारी बंद कर दी। घर के पैसे से ही अपनी कंपनी का शेयर का प्राइस, जो कि जिसकी औकात 100 रुपए की है, वो 1000 रुपए मिलेगा। प्राइस रिगिंग। ये देखो नेक्स्ट वो क्या करता था, ये आपको शायद पता हो, ये लिखा था लॉ में, एक्सपोर्ट करने पे इंपोर्ट के लाइसेंस मिलेंगे। इंपोर्ट करना पहले बहुत मुश्किल होता था, आपने उसमें पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन, याद करो। ये था कि जो एक्सपोर्ट करेगा ना उसको इंपोर्ट के लाइसेंस मिलेंगे। अब दिमाग देखो, कहता सिर्फ एक्सपोर्ट दिखाना है ना, करना तो नहीं है ना। सोच सुनना, एक्सपोर्ट दिखाना है ना, यहां से खाली डब्बे बाहर भेज देता था, खाली कार्टन एक्सपोर्ट कर देता था यहां से। ये असली में हुआ है, असली में हुआ। यहां से खाली कार्टन एक्सपोर्ट कर दिए, इतना माल भेज दिया, बाहर जाके बाहर देख जो होगा, यहां से तो एक्सपोर्ट हो गया ना, यहां से तो आपका चेक हो गया एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट का लाइसेंस लेता था। मतलब उस वो ये देखता था कि क्या, फिर क्या होता था, फिर लॉ में लिखा गया अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। तो लॉ ऐसे बना, मतलब एक्चुअली में इतना सारा इनकम टैक्स बना था कभी 1961 में, बना था इतना सा। फिर आज जो हम पढ़ते हैं वो इतना है, और उसमें से जो इतना पोर्शन है वो मुश्किल, ऐसे बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने लॉ के लूप होल्स निकाले और उनसे अब पैसा बनाया, वो बाद में बनते, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा। ये था, तो इस बड़ा ये जो चीजें थी, ये सेबी वगैरह की वजह से भी रुकी। तो आया ये आया सेकंड, आगे चलते हैं। ये प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम, आप लोगों को पता ही होगा कंपनीज एक्ट में एक लिमिट है कि आप इतना प्रीमियम दे सकते हो, दिए जाए तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। प्रीमियम पे इशू का डिमांड है मेरी कंपनी के शेयर की, तो मेरा 10 का शेयर है, एक लिमिट होती है कि आप इतना प्रीमियम इशू कर सकते हो। वो उससे बढ़ के देने वाला खुश, आप लेने वाले खुश, बैठा हुआ पुलिस वाले बैठे हुए, कोई देखते रहो, मैं कोई मतलब, जब आप दे रहे हो तो मैं क्यों ना लूं, देने को तैयार हो ना, ठीक है। तो आगे प्लीज, बाद में करना डन, आगे ठीक है। नॉन एडरेंस, मतलब नॉन एडरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कि जो प्रोविजन थे उनको फॉलो नहीं किया। ये सब हुआ, इससे क्या हुआ, ऑन द पार्ट ऑफ ब्रोकर्स भी करती थी, कंपनीज भी करते थे, बैंकर्स भी करते थे, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सब करते थे। दीज मैल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज इरोडेड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवेंसेस, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई। फिर therefore गवर्नमेंट, या थोड़ा थोड़ा मैं अपना ऑन कर दूंगा, थोड़ा आज ठंड सी लग रही है। therefore गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट बॉडी नोन एज सेबी, ठीक है। अब देखिए पर्पस, द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट, इस लाइन को बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये कहीं पे भी लिख सकते हो जहां सेबी का चल रहा है, is to create an environment to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through the securities market. It's a very good line, कहीं पे भी आप साइड में लिख सकते हो, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। This environment aims at meeting the needs of three groups. तीन कौन थे वो तीन ग्रुप्स, अभी आपको बताया वो तीन ग्रुप्स कौन से थे। एक तो इशुअर, एक आप इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर हाउस होल्ड को बोल रहे हैं, एंड इंटरमीडिएट। तो आइए, टू द इशुअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस वेयर दे कैन कॉन्फिडेंटली रेज फाइनेंस इन इजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। बेटा इशुअर्स के लेफ्ट या ऊपर लिख लो कंपनीज, कंपनीज आर इशुअर्स। ओके आगे, इन्वेस्टर आपो में, ठीक है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडुकेट इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। एंड फाइनली टू द इंटरमीडिएट्स, ब्रोकर्स, अच्छा इन्वेस्टर्स के आगे लिख लो हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स, और इंटरमीडिएट्स के आगे लिख लो ब्रोकर्स। दे ऑफर कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपैंडिंग मार्केट with adequate infrastructure so that they are able to render better services to their clients। समझ में आ गया। अब आइए बच्चों, इसके चार ऑब्जेक्टिव थे। अब जब आई से भी तो उसके आगे ना चार ऑब्जेक्टिव पुट किए गए कि ये आप अचीव करके दिखाओ। तो क्या क्या थे, देखो बच्चों, बड़ी बताओ अगर आपको
हेडिंग से इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ है, ठीक है। तो हेडिंग से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या था, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेट मतलब उसके ऊपर कंट्रोल लाया जाए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आगे चलते हैं, सेकंड क्या था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, मतलब जो अभी मैंने आपको नाम बताए प्राइस रिगिंग वगैरह के, वो सबको बचाना। एंड लास्टली टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। बेटा इसका ना एक छोटा सा स्लैंग लिख लो, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज प्रोमिनेंट, आर रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज प्रोमिनेंट। अब याद हो जाए तो बहुत अच्छा। क्या है, कोई और बन रहा है? नहीं बन नहीं पा रहा था इसका कोई और, तो मैं यही बना, इतना अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, क्या कर सकते। लिख लो, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज प्रोमिनेंट, लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिए, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज प्रोमिनेंट। आइए ओके, अब इसको डिटेल में देखते हैं। टू देखो पहला क्या है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट फॉर द ऑर्डरली फंक्शनिंग, वही चीज लिख दी वैसे। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, बेटा सबसे ज्यादा गरीब इन्वेस्टर कौन है? गरीब मतलब एक्चुअली में नहीं, मतलब भोला। हाँ, मतलब कंपनीज भी इन्वेस्टर होती है, फॉरेन और इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, सबसे ज्यादा भोला कौन है? आप और मैं जैसे ऑर्डिनरी लोग, क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमें नॉलेज नहीं। अब अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो पहले थोड़ी सी स्टडी करके करेगी। अगर एक कंट्री का बंदा दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा वो भी स्टडी करेगा। लेकिन हम जैसे गरीब लोग क्या है, बस सुन लिया, अच्छा किसी से सुन लिया मैंने टाटा के शेयर पे बहुत कमाया, चल टाटा खरीद ले। अरे भैया ये तो देखो उसने कब खरीदे थे, कब बेचे, आज ही खरीद ले। आज किसी से सुन लिया ये शेयर बहुत बढ़ रहा है, चल भाई खरीद ले। भैया स्टडी तो करो उसको कि एक्चुअली में बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो हम लोग सबसे गरीब लोग हैं और इसलिए हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन, ये सुनो। और इसलिए सेबी सबसे ज्यादा सोचती थी आपके और मेरे जैसे ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर, वी आर ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स। आई to protect the rights and interest of the investors, particularly the interest individual investors and to guide them। और आपको पता ही है, आपको शायद अब जैसा आप देखते हो ना जागो ग्राहक जागो कैंपेनिंग चलती है, वैसे ही अब एक और कैंपेन शुरू हो गई है इन्वेस्टिंग वाले, ये सेबी करती है, आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो, आते रहते हैं कि आज इस होटल में एक वो सेमिनार हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ पेड होते हैं, वहां आप जा सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कि व्हाट यू शुड नॉट डू और डू एज अ गुड इन्वेस्टर। तो दीज आर ओपन टू ऑल, सब जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा करके अपना, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं। मतलब सेबी अब एक इनिशिएटिव ले रही है आपको और मेरे जैसे लोगों को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आगे टू बेटा ये एक बात बताओ, हम कोई भी लॉ को क्यों नहीं मानते? कभी कभी जैसे बंदा भाई भाई जा रहा है बाइक पे, बंदे ने पीछे से पकड़ रखा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, हाँ बाइक पे जा रहे हैं और आगे ना रेड लाइट है, थोड़ा सा 500 मीटर दूर का आगे रेड लाइट है, और बंदी कह रही है रोको वासु रोको, रेड लाइट है रेड लाइट है, रेड लाइट है, देखिए ये रेड लाइट है। और उसने कहा, वो कह रही है बंदी पीछे से कि वासु आगे मामा भी खड़ा है अब ये क्या कह रहे हैं, और बढ़ा दी इसने स्पीड, ये निकाल लगे, और जैसे ही वहां जाके ये गया पुलिस ने रोक लिया, बंदी भाग ली मैं नहीं जानती अंकल इसको ये। अब मेरा सवाल आपसे वासुदेव, एक बार था जब दिख रही थी रेड लाइट है और जब बंदी ने कहा कि रोक लो, तो आप क्यों नहीं रुके? हवाबाजी, एग्जैक्टली हवाबाजी में थे। पहले तो इनको लग रहा था कि मुझे कौन पकड़ेगा, और दूसरा इनको लगा कि अगर पकड़ भी लेगा तो 100 की पत्ती पकड़ानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 100 की पत्ती पकड़ानी है, मैं थोड़ी हवाबाजी तो कर ही लूंगा, बंदी के सामने इंप्रेशन तो जमा ही लूंगा। तो ये चीज है बेटा, हमारे देश में लॉ को तोड़ने से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लॉ स्ट्रांग नहीं है। आप लोगों को पता है, मैं एक छोटा सा एक ऐसी बात करूंगा, थोड़ा सा है गलत, कि आपको पता है 2012 में एक बहुत गंदा एक रेप केस हुआ था, वो निर्भया का, मूवीज भी बनी है और वेब सीरीज भी बनी है, दिल्ली क्राइम, और वो बहुत ही खराब था, हम सबको पता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि उसके बाद भी, नहीं वो नहीं समझी मैं, उसके बाद भी उसी कुछ 15 दिनों में भी न्यूज आती थी ये हो रहा है कुछ। अब मेरे को बताओ कि यार इतना ह्यू एंड क्राई होने के बावजूद लोग, हम मतलब हम जैसे कुत्ते लड़के, मैं तो साफ बोलूं, ठीक है,
हम लोगों में ऐसे अभी भी क्यों नहीं हो रहा कि भाई हम डर ही नहीं है भाई, उसको अभी हैक वो हो गई उसको फांसी, अब शायद हो गई। मैंने कहा अब तो रुक जाओ, अभी भी आप पुलिस पे खोलोगे तो कहीं ना कहीं एक न्यूज तो होगी कि इसके साथ ये हुआ उसका हुआ। तो आज भी हम लोगों में वो डर क्यों नहीं, मुझे कोई बता सकता है? क्योंकि वही बात, उसको आज शायद 2021 में जाके उसको लास्ट 20, मतलब अब देखो 2012 से वो उसकी मम्मी बेचारी जाती थी रोज वो जस्टिस के लिए, उसको 8 साल में तो क्राइम ये मिला, जस्टिस में क्या बोलेंगे उसको। और दूसरा जो उस पर वो था सबसे छोटा जुवेनाइल, जिसने जो सबसे ज्यादा खराब काम किए थे, उसको तो छोड़ ही दिया क्योंकि वो तो जुवेनाइल है। कहने का मतलब क्या है कि वैसे मैं बोल रहा हूँ एक चीज है कि गलत है, लेकिन इसको सुनना, आप लोगों की एज अभी सबसे ज्यादा बढ़िया है कोई गलत काम करने के लिए, तो क्या आप कुछ भी करोगे तो 3-4 महीने में आप 18 के हो जाओगे मेजर। देखो आज ये करते हैं, आज उसके घर जाके थोड़ा सा ये चुराते हैं, तुम्हारा यही सोच है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या मेजर हो जाओगे। और हमारा भारत का लॉ ये कहता है कि दिल्ली अगर कोई जुवेनाइल है तो वो मेजर के कोर्ट में नहीं जा सकता, और अगर मेजर बन गया वो, तो वो जिसके लिए उसने जुवेनाइल कोर्ट में सजा काट ली वो मेजर में नहीं काट, मतलब वो फ्री है। तो ये अब देखो, अगर मैं एक बात बोलूं थोड़ा सा मेरा है गलत बोलने का, लेकिन मैं बोलूंगा, अगर उसी दिन पता चल गया था ना कि इन्होंने किया है, तो साफ पता ही था, उसको उसी दिन पब्लिक एग्जीक्यूशन कर देते इंडिया गेट पे। क्या किसी की मजाल होती जो पहले बाहर करते हैं। मैं कह रहा हूं लड़के ना ऐसे चल रहे थे, मैं साफ बोल रहा हूं, दीदी अपने घर में बीवी को भी कहते अगर बोले तो अगर तू बोले तो मैं तेरे को छू लू। अरे आप क्या सोच रहे थे, आप क्यों बोले दीदी दीदी बोल। मैं कहने का मतलब क्या डर आ जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी भी आज क्या है, आज वो डर नहीं, आप समझ रहे हो? ये है हमारे देश का, यही चीज थी तेरे साथ, पकड़ लेगा तो क्या। रेड लाइट वाला एग्जाम्पल, हाँ पूरी बात रेड लाइट वाला एग्जाम्पल कि तूने क्यों नहीं रोका, कि लगा पहले तो पकड़ ही नहीं पाएगा, अब पकड़ लिया तो भैया 100 की पत्ती पकड़ाएगी निकल जाएगी। यही बात यहाँ पे सेबी आई, सेबी ने बोला पहले तो मैं लॉ को स्ट्रॉन्ग कर दूं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी का देता हूँ। कोरोना में पहले हमारे दिल्ली में मास्क ना पहनने का कितना था, 500 रुपए, तब भी नहीं पहनते थे क्योंकि 500 तो हमारे को लगता ही नहीं कुछ, देख लेंगे अभी थोड़ा फ्लॉन्ट होगा। अब यहाँ तो मैंने भी नहीं पहना था, अच्छा 2000 में भी नहीं पहनता, पर उसको तो ये है कि कोई पुलिस वाले पैसे मांगे उसके मुंह पे छूट जाएगा दूर तक, ऐसा करना नहीं है। ओके एनीवेज, तो क्या था 500 रुपए में तो हम नहीं मानते थे, इधर प्लीज मैं बिठा के रखूं, फिर 2 बज जाएगी नहीं। अगर लेकिन जैसे 2000 हुआ तो एक डर तो आया लोगों, उधर कर दो, एक डर तो आया लोगों में कि क्या हुआ ले लो जाओ आप, एक बार इनको जाने दो पीछे, वो सामान ले लेगी, थोड़ा बैग डालो यहाँ से, बैग डाल लीजिए, हाँ आप चले जाओ, आप ले जाओ, इस कमरे को छोड़ देना। ओके, तो डर क्या हुआ जब आया, जब वो चालान का रेट इतना महंगा हो गया, अब थोड़ा सा डर बढ़ा। कहने का मतलब वही है कि सेबी ने क्या किया, सेबी ने सबसे पहले आके गाइडलाइंस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि पहले तो लोग तोड़ने से ही उनको डरे गाइडलाइंस, लेकिन उसके बाद भी कोई अपने आप को फन्ने खा बनता है, ये वो मास्क को लेके ऐसे लेके जा रहा है, पुलिस वाले के आगे, पुलिस वाला डंड ले बजाए इसके, ऐसा बजाए और तो पब्लिक सबके पूरी रोड पे इसका शो कर दे, तब जाके फिर लोगों में डर आएगा। पहले तो आपको इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लोग डरे, और दूसरा उसके बाद भी कोई लॉ को तोड़ता है तो उसको एक क्या बनाओ, एक एग्जांपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग बैड प्रैक्टिसेस बाय अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। क्या मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन? मतलब लोगों में डर खुद आए कि हम कोई भी सेबी की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करेंगे, और सेल्फ रेगुलेशन स्टैट्यूटरी मतलब अगर किसी ने उसके बाद भी किया उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि वो एक एग्जांपल सेट हो जाए कि भैया अगर गलती की हमने तो पकड़े जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी ये चीज आगे। एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, बस ठीक। अब आइए बच्चों फंक्शंस पे आ रहे हैं। बच्चों देखो, ये जो फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। टोटल 6 और 3 और 4 कितना हुआ, 13 फंक्शन। तो इसमें मैं आपको बस क्या कर सकता हूँ, आपको रखना पड़ेगा नो ऑप्शन। मैं आपको 2 चीजें कर सकता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ और स्लैंग दे देता हूँ, यही कर सकता हूँ ना। तो आइए जितने भी अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सेबी ने कुछ फंक्शंस लाई, वो कि हम ये काम करेंगे, और उन फंक्शंस को प्लीज उन फंक्शंस को उन्होंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया।
रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शन, सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं रेगुलेटरी की। बेटा रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कंट्रोल रखना। कंट्रोल आप तभी रख सकते हो जब आपके पास उसके वेयर अबाउट्स हो। यस और नो? आज हमारी गवर्नमेंट आधार कार्ड के पीछे इतना क्यों भाग रही है? क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो अगर सबका बन गया, अभी भी बहुत लोग हैं जिनका नहीं है, लेकिन जब सबका बन गया तो एक तरीके से भारत की गवर्नमेंट के पास जितने भी लोग इंडिया में है उनका डाटाबेस आता है। और आपको पता है, शायद पता हो, अगर अब इतनी वेब सीरीज आप आई रही, आप देखते भी होंगे कि सबसे पहले किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आज किस चीज का यूज होता है? आधार डाटाबेस। फिंगरप्रिंट सबसे पहले आधार डाटाबेस पे देखे जाते हैं, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम केसेस मतलब मिल ही जाते हैं, क्योंकि आधार तो सबका ऑलमोस्ट बन रहा है ना धीरे धीरे। तो कहने का मतलब क्या, आधार हमें लगता है एक छोटा सा कार्ड है, लेकिन वो छोटा कार्ड नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल ही मेरे को किसी ने बताई कि कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहां फंसोगे आप देखो। आपको पता है कल तक से पहले 45 ईयर्स के जो लोग थे, 45 से 60, वो वैक्सीनेशन तभी लगवा सकते थे अगर उनको कोई बीमारियां हो। यार पता है आपको, ये बात तो पता होनी चाहिए। तो उसमें कोई 20-25 बीमारियां थी, अगर इससे तो आप लगवा। अब लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए क्या किया? झूठ बोल दिया, मेडिकल झूठा बनवा लिया किसी भी डॉक्टर से कि हाँ इसको ये बीमारी, लगवा ली वैक्सीनेशन। ये तो हो गया, बड़े खुश आज वो। भगवान ना करे कल को उनका कोई छोटी बीमारी के लिए भी क्लेम लेना पड़ जाए, मेडिक्लेम। आप वहां पे आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी अब रद्द हो जाएगी। क्यों रद्द हो जाएगी? क्योंकि आपने मेडिक्लेम में वो बीमारी डिक्लेयर नहीं की कभी भी। याद समझो मेरी पॉइंट वो। देखिए आधार में जब आपने बोला ना, आधार में रिकॉर्ड हो चुका है आधार डाटाबेस में कि ये इस बीमारी से सफर कर रहा है, तभी इसको ये वैक्सीनेशन लगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने सोची नहीं, ये प्रैक्टिकली केस आया है, हुआ है। उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी फेल हो गई एक इस वैक्सीनेशन के चक्कर में, और अच्छी खासी मेडिक्लेम पॉलिसी फेल हो गई, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी में सबसे पहले एक चीज होती है, आपकी जितनी बीमारी हो आप पहले डिक्लेयर करो। यस और नो? फुल डिस्क्लोजर। अब आपने एक बीमारी डिक्लेयर की नहीं, अब आप वो कह रहे हो जी बीमारी है मुझको, और अब आप मेडिक्लेम ले रहे हो, तो मेडिक्लेम तो फेल हो गया आपका। मतलब उसने वहां पे जल्दबाजी करने के चक्कर में, और ये किसी ने सोचा ही नहीं था, प्रैक्टिकली कोई फंसा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आधार जो है ना, सब कुछ लिंक, फोन नंबर के लिए आधार, बैंक अकाउंट के लिए आधार लिंक हो रहा है। वैसे ही सबसे पहले अगर मैं किसी चीज के ऊपर शिकंजा कसना चाहता हूं अपना कि ये चीज मेरे कंट्रोल में रहे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो सेबी ने बोला कि जितने भी प्लेयर्स है इस मार्केट के, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, आप और मैं डीमैट के थ्रू, ब्रोकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कंपनीज हो गए, पहले मेरे पास रजिस्टर कराओ। तो पहला फंक्शन आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स। दूसरा फिर उन्होंने बोला जितनी भी कंपनीज को ये स्कीम्स निकालनी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, वो भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ये अदर स्कीम्स। अब देखो जब उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन आ गई सारी, अब वो उसके ऊपर रेगुलेशन करेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स, मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सब पोर्टफोलियो मैनेजर्स यही होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह। तो पहले दो लाइनों में रजिस्ट्रेशन वर्ड है, अंडरलाइन करिए रजिस्ट्रेशन। थर्ड लाइन में जो वर्ड यूज हुआ है वो है रेगुलेशन। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई, अब उनके ऊपर रेगुलेशन, अब उनके ऊपर एक शिकंजा कसेंगे। फोर्थ बहुत इजी है बच्चों, मैंने आपको ये बताया भी था पहले कि किंगफिशर कैसे मालिक बना, सॉरी मालिया कैसे मालिक बना था किंगफिशर। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग केस है। पहले किंगफिशर एयरलाइंस का नाम था डेक्कन एयरलाइंस, ऐसा डेक्कन कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं आता है। तो उसका एक मालिक था, उस मालिक के पास 40% शेयर था, 60% शेयर आप और मेरी जैसे पब्लिक के पास थे। तो इसलिए वो मालिक था क्योंकि 40% एक बंदे के पास थे। अब मालिया को पसंद आ गई वो एयरलाइंस, उसको बहुत चीजें पसंद आती थी ना, तो वो फिर जहाज उड़ाता था वहां पे जाके गलत गलत काम करता था। तो उसको पसंद आ गई एयरलाइंस, वो गया उस बंदे के पास जिसको 40% शेयर थे, कहता है ये मेरे को बेच दो। उसने कहा भाई तू कौन है भाई, बाहर चले यहाँ से। अब मालिया तो मालिया था, कहता नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे। पहले उसने बड़ा अच्छा ऑफर दिया उसको, लेकिन भाई नहीं बेचना चाहता, तो अपनी कंपनी उसकी कंपनी है। तो उसने कहा जी मैं नहीं बेच रहा, आप प्लीज। अब मालिया को तो वो कंपनी चाहिए थी। मालिया ने क्या किया? मालिया ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, जिसके पास भी डेक्कन के शेयर्स है, मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, मेरे पास आ जाओ 110 ले जाओ। अब आप और किसी को 2 शेयर है, किसी को 10 शेयर है, आपको लोगों को तो कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है ना उस कंपनी से। आपको 100 की चीज 110 की बिकती हुई दिख रही है, बेचोगे? बेच दोगे सब। सबने बेच दिया। अब मालिया के पास कितने शेयर्स हो गए? 60%, बन गया मालिक। अगले दिन गया, उसको धक्के मार के बाहर निकाला और खुद जाके बैठ गया उसकी कुर्सी। यही हुआ था उसके। गलत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एथिकली ठीक भी नहीं। तो इस गलत नहीं है, उसको तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन एक लॉ बनाया गया कि अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो देयर इज अ पूरा वो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल है, कैसे आपको टेक ओवर, नेक्स्ट स्टेप। तो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनी, समझ में आया? सेम काम टेस्ला के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? टेस्ला।
टेस्ला के साथ मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बाद कि बाहर भी ऐसी हरकतें होती है, अगर होगी तो मैं आपसे बाद में जरूर सुनूंगा यार, अभी थोड़ा सा जल्दी में आगे चलते हैं। हाँ बेटा, सेबी को इतनी पावर्स दी हुई है, इधर प्लीज, सेबी को इतनी पावर दे रखी है कि वो किसी भी बैंक, किसी भी डिपॉजिटरी, अगर कल का डायग्राम याद करो सेबी सबसे ऊपर थी, किसी भी डिपॉजिटरी, किसी भी ब्रोकर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी बैंक में जाके कभी भी अकाउंट्स ऑडिट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सीलिंग कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्टिंग ऑडिट एक्सेट्रा। एंड लास्टली बच्चों, सेबी फ्री में, आधे नहीं फोन मैं ले लूंगा, आप इसको बंद कर दो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाहर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है कि अब ये सब काम फ्री में तो हो नहीं रहा, अब सेबी इतनी बड़ी बॉडी है तो पैसा कहां से कमाएगी, और है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है कि बहुत पैसा कमा सकते, तो वो पैसा कैसे कमाती है, फीस लगा लगा के, ब्रोकर्स के ऊपर फीस लगाती है, आपके और मेरे ऊपर छोटी छोटी फीस लगाती है। सर हमें तो नहीं पता चलता वो फीस कैसे आती है, वो पता कैसे आती है, जब आप शेयर बेचते हो खरीदते हो तो बहुत नॉमिनल अमाउंट आपके कट जाता है, बहुत नॉमिनल, मतलब पता भी नहीं चलता, पैसों में होता है, लेकिन वॉल्यूम से वो बहुत कमा लेती है। तो सेबी अपनी अपनी पैसे कमाई कर लेती है बाय लेविंग फीस। ये समझ में आगे बढ़ा, 6 फंक्शन रात तो करने पड़ेगा, इसका छोटा सा स्लैंग लिख लो, रघु राजीव, पता है ना 2 भाई है वो रोडीज वाले, रघु राजीव, कौन उसके ऊपर बड़े वो भी बनते हैं, टीवीएफ वाले बनाते हैं, वो बड़े मस्त, वो पतला से वो यहाँ से निकल के वहां चले जाते हैं, रन विजय के साथ होता। रघु राजीव रन्स रोडीज कूनली एंड एक मूवी भी तो आई थी जोकर में थे ना ये, 30 मार्क का एंड लेविशली, नहीं जोकर में नहीं थे, उसमें थे 30 मार्क में जुड़े हुए, हाँ हाँ जुड़े हुए, एंड लेविशली लिखिए, रघु राजीव रन्स रोडीज कूनली एंड लेविशली, रघु राजीव रन्स रोडीज कूनली एंड लेविशली। ओके चलिए आइए नेक्स्ट पे बेटा, अब है डेवलपमेंट फंक्शन, मतलब ये तो हो गया कैसे रेगुलेशन किया इस मार्केट का, अब इस मार्केट को बढ़ाएंगे कैसे, तो सबसे पहले कैसे बढ़ाएंगे कि ब्रोकर्स को आप ट्रेनिंग दो, क्योंकि ब्रोकर्स ही वो लिंक है दोनों के बीच में, तो सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ ब्रोकर्स एंड इंटरमीडिएट। दूसरा बेटा सेबी क्या करती है, रिसर्च करती है, बहुत रिसर्च करती है, इंडिया के बाहर भी रिसर्च करती है कि इंडिया के बाहर डेवलपमेंट कैसे हो रही है मार्केट की, फिर देखती है कि क्या चीजें हम इंडिया, वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करती है, और सेबी की साइट आप जाओ आगे कभी टाइम मिले, इतनी ज्यादा नॉलेजेबल साइट है, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपना करियर बनाने की सोचते हो, इट्स वेरी गुड साइट, तो उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों के लिए फ्री इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नेक्स्ट क्या हो गया, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी, किसी के लिए भी। एंड तीसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जैसे मान लो वो यूएस से जाती है, वहां देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इंडिया में भी ला सकते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच है, सेबी बड़ा रिजिड नहीं है, वो हर वक्त जब भी उसको लगता है कि हम कोई चेंज इंडिया में ला सकते हैं तो उसको लेके आती है। तो नेक्स्ट क्या हो गया कि अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा स्लैंग लिखो, इसका बड़ा ही सिंपल स्लैंग है कट, कोई सीक्वेंस में याद करने की आपको जरूरत नहीं, कट, सी उल्टा बना है ना, सी नीचे नहीं ऐसे बन रहा है सी, ठीक है, हाँ जी सीट खराब है, कुछ बोला, अच्छा नहीं पता, मैं बताऊं मैं क्यों रुक गया, मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को ये डर लग गया कि कहीं कुछ हो गया, मैं आपको ना चिप्स मंगवा सकता हूँ, अगर उसको किसी को कुछ हो गया तो मेरे और आगे चलते नेक्स्ट। अब आइए प्रोडक्टिव, बेटा प्रोडक्टिव में क्या है, सुनिए ये हो गए डेवलपमेंट। अब आइए प्रोडक्टिव में, सबसे पहला है ये जितनी भी आपकी ये मेल प्रैक्टिस हो रही है उनको रोकना, जैसे कि प्राइस रिगिंग वगैरह, पहला प्लीज बात करिए, बस 5 मिनट और दो। नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो, इनसाइडर ट्रेडिंग, बेटा ये ट्रेनिंग लिख दिया है, इसको ना ट्रेनिंग की जगह ट्रेडिंग करो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैं अभी आपको डेफिनेशन भी मार्क करूंगा। ये क्या होता है पहले समझते हैं बेटा, यहां प्लीज, यहां मुकेश अंबानी परसों एक न्यूज पब्लिक करने वाला है कि हमारी कंपनी को इस साल 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, परसों करेगा वो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उसने बुलाया मुझको आने जाने दोस्त को, और उसने बोला कि राहुल यंग मैन, कल आप ऐसा करो, जितने पैसे है करते मेरी कंपनी के शेयर करके। मैंने सोचा ही नहीं, बोल रहे तो बस ठीक है, काफी है, दैट शुड बी इनफ फॉर मी। अब मैंने कल खरीद लिए शेयर, पैसे बहुत, मतलब जितने भी थे थोड़ा बहुत इधर उधर से करके मैंने
50 लाख के शेयर खरीदे और मैंने खरीद लिए 100 रुपए ईच के हिसाब से, और परसों हो गई वो न्यूज आई और वो शेयर का प्राइस हो गया जो मैंने 100 का खरीदा था 180 रुपीज ईच। मजा आ गया, ऐसा ना। लेकिन क्या ये सही हुआ? ठीक है मैं घर का बंदा, वो अलग बात, बट क्या ये सही हुआ? क्या गलत था इसमें जसप्रीत? गलत क्या था? कि सर आपके पास अंदर की बातें बाहर आ रही है, एग्जैक्टली अंदर की बातें बाहर आ रही है। एक मैं भी तो पब्लिक का इंसान हूं, ठीक है, पब्लिक जैसे आप हो वैसे मैं हूं, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि ईशा से मेरे है, दैट इज डिफरेंट, बट पॉइंट क्या, मैं भी तो पब्लिक का इंसान हूं। अब जो नॉलेज, जो न्यूज आपके पास नहीं है, उस न्यूज को मैंने यूज करके एक ऐसा प्रॉफिट बना लिया जिसमें मेरा कोई हक नहीं था, क्या ये गलत नहीं है? इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। हुआ क्या, इनसाइड के लोग, कंपनी के ऐसे लोग जो की मैनेजरियल पोजीशंस पे थे, मुकेश अंबानी इज जस्ट अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, ओनर वो शेयर से बना, देखिए है तो वो मैनेजर कंपनी का। उस बंदे ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर दी जो सबको नहीं पता चली टाइम से पहले, और उसको यूज करके उसके नोन लोगों ने ऐसा खरीद लिया। अब आप बोलोगे सर चलो, तो आप तो चलो ब्लड रिलेशन में तो नहीं हो ना, और आपने खरीद लिया तो कैसे पता चलेगा सेबी को? बेटा सेबी हर बड़ी डील्स पे, जो बड़ी डील्स होती है शेयर्स की और सेंसिटिव डेट्स के आसपास होती है, जैसे ये सेंसिटिव डेट है एक ये डिक्लेयर किया न्यूज, उसके आसपास जो भी बड़ी डील्स होती है वो सब के ऊपर एक वॉच लगती है, ठीक है। वो पता लगा लेगी कि कौन से ब्लॉक डील्स हो रही है और कौन खरीद रहा है, फिर वो लिंक एस्टैब्लिश करेगी कि क्या ये बंदा इसको जानता है। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने जेन्युइनली खरीदी हो, मेरे को ऐसे ही मैं, वो भी तो हो सकता है ना, तो वो भी पता लगाती है कि क्या इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल है। अगर है तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड लाइफ फीस सब कुछ हो सकता है। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं भी आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, undertaking steps for investor protection, and lastly promotion of fair practices in this market, ठीक है। अब आइए इसका स्लैंग लिखिए, प्रीटी कम, ठीक है। अब बच्चों एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से वहां पे, और बस मेरे पास 5 मिनट है, और 5 मिनट का ही मेरा को टॉपिक बचा है, उसके बाद मेरे को 2 अनाउंसमेंट्स करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आप लोग वाइंड अप कर सकते हैं क्लास को। जल्दी से लिखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग मींस, इनसाइडर ट्रेडिंग मींस इन ट्रेडिंग, ये मेकिंग ऑफ, एक बार आपको मैंने लिखवाई थी ना पहले, नहीं वो तो देखा नहीं, मेरे को बस एक चीज देखनी थी। हाँ, इट मींस यूजिंग ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूजिंग ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय की मैनेजरियल पर्सोनल्स, by key managerial personals for making some undue profits, ठीक है, समझ में आया? अब आओ बच्चों, एक जो चीज बची है हमारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इसका पहले तो स्लैंग लिखिए, इन इंडिया पेज नंबर 10.11 पे, ऑनलाइन वाले बच्चे देख लीजिए। इन इंडिया पीपल एंजॉय प्राइस, मेरे को देखते तो आप बिल्कुल कह सकते होगे, ठीक है। मैककेन के पैकेट हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर में हमेशा मिल जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के फायदे क्या हुआ। सबसे पहले तो हुआ सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी। कैसे हुआ सब कुछ पारदर्शी? सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी को कुछ छुपाया नहीं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एज इट अलाउज पार्टिसिपेंट मतलब वही आप मैं सब, to see the prices of the securities in the market while it is happening. They are able to see the market in real time, मतलब सुबह 9:30 बजे जब मार्केट ओपन होती है 9:15 पे और 3:30 तक जो हो रहा है वो सबके सामने है, उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इंटरनेट पे और उनके टीवी स्क्रीन पे, कुछ छुपा हुआ। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास है और मेरे पास नहीं है आज के टाइम। ओके नेक्स्ट बेटा,
प्राइस फिक्सिंग अच्छा हो गया जब जब बोलियां लगती थी तो गड़बड़े होती थी। आज सब कुछ कंप्यूटर का है, डिमांड एंड सप्लाई आपको बताया था कल, मैचिंग सारी कंप्यूटर का है, तो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट प्राइस फिक्सिंग, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लीज बातें मत करिए, बीइंग पास्ड ऑन, प्लीज बातें मत करिए। thus helping in fixing the prices efficiently. The computer screens display information on prices and also all the capital market developments. Next, आजकल ह्यूमन कम हो गया, कंप्यूटराइज सब कुछ ज्यादा हो गया, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम कॉस्ट एंड एरर। बहुत ही अच्छा पॉइंट। फोर्थ, पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे बैठे हो तो कितने लोग आ जाएंगे सुबह 9:15 दिल्ली में, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, एनसीआर, दो चार, और ज्यादा से ज्यादा कोई हुआ उतावला ही हुआ चंडीगढ़ से आ जाएगा भाई। अब ये थोड़ी ना कि जी आप महाराष्ट्र से आ जाओगे दिल्ली सुबह, तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी। अब हो गई क्यों ऑनलाइन, अब आपको कहीं आना थोड़ी ना, आपको तो सिर्फ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे लॉगिन करना। यस और नो? तो क्या बढ़ गई, मार्केट बढ़ गई। ये तो हमारे साथ भी हुआ, पहले जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे तो यहीं के बच्चे आते थे। अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे साउथ दिल्ली से, अभी एक बच्चा पढ़ भी रहा है इसमें, साउथ दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और मेरे ग्रेजुएशन में एक बच्चा मेरे से जम्मू से पढ़ती थी। आई एम सो हैप्पी, ग्रेजुएशन के एक बैच में एक बच्ची जम्मू से पढ़ती थी मेरे से। तो अच्छा ही है ना, ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो आ सकते हैं हमारे पास, तो लाइक दैट। Okay. Liquidity. People from all over the country and even abroad who wish to participate in the stock market can buy or sell securities. That is, they can sit in the broker office, log on to the computer and can sell the security. And lastly, अब क्या है बच्चों, पहले क्या होता था, यहां देखिए सुनिए, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज कभी खुल रही है, बॉम्बे कभी खुल रही है, कोई और कभी खुल रही है, मतलब अगर आपको खरीदना है तो आपको बड़ा देखना पड़ता है ये स्टॉक एक्सचेंज का टाइम क्या है। अब एक टाइम है, सारी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज सुबह 9:15 बजे खुलेगी और 3:30 बजे बंद हो जाएगी सारी। तो अगर आप एक ही टाइम पे दिल्ली में भी ट्रांसैक्ट कर सकते हो, बॉम्बे में भी कर सकते हो, कोई भी और जो भी है। अब आपको ये नहीं है कि इसके लिए रात को जागना है, इसके लिए सुबह जागना है, एक टाइम पे। तो लास्ट क्या हो गया, देयर इज अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और अभी ना एक चीज और है, ये भी बंद मत करना, अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड एज बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड एट ऑल द सेम टाइम इन ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स। ओके, अब आइए बच्चों, एक ना छोटी सी चीज रह गई हमारी, उसमें 4-5 वन मार्कर्स बनते हैं, इसलिए पेज नंबर 10.8 पे आइए। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें ये सारे वन मार्कर्स है, बस इसको एक बार रीड 10.8 पेज पे आ जाइए। ये जो लिखा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, ये कुछ वन मार्कर्स है, इसमें से बहुत सारे वन मार्कर्स बनते हैं, इसको रीड करके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। पहला, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, तो आपका आंसर होगा, मार्क करिए, हाईलाइट करिए, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। नहीं, क्वेश्चन आपको वहां आ जाएगा, व्हाट इज द प्रेजेंट, वो आपको पता होना चाहिए। अब प्लीज 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 प्लीज, क्या क्या करने जा रहे हो, मॉडल को तोड़ दिया बैठे बैठे। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो अभी जाते जाते क्यों बेइज्जती करानी ठीक है। ओके बच्चों, अब एक मिनट रुकिए, सेकंड और थर्ड पॉइंट थोड़ा समझने वाले हैं, उसको अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आइए, फोर्थ पॉइंट पे आइए, सिक्योरिटीज, प्लीज 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 प्लीज, सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर नोन एज लिस्टेड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट लाइन में आइए, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस इंक्लूजन ऑफ द सिक्योरिटीज परमिटेड टू बी ट्रेडेड एज अ ऑफिशियल लिस्ट। मैं बताता हूं, जब कोई भी कंपनी, यहां देखिए, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मेरी शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट बीएससी में ट्रेडिंग हो, तो मुझे बीएससी की से एक डील करनी पड़ेगी कि मेरे शेयर्स यहां पे खरीदे और बेचे जाए। अगर आपकी कंपनी के, मान लीजिए प्राइमरी मार्केट में आपने इश्यू कर दिए शेयर्स, लेकिन सेकेंडरी में आपने किसी भी जगह पे किया ही नहीं, तो कोई खरीदेगा आपके शेयर? एज अ पब्लिक आप कोई शेयर कब खरीदोगे, जब आपको लगेगा कि इसको मैं बेच सकता हूं बीएससी या एनएससी में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपको पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जा सकते हैं, ना एनएससी में बेचे जा सकते हैं, ना दिल्ली में, आप लोगे नहीं। तो हर कंपनी को पहले अपना कंपनी के नाम को इंक्लूड कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी वो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स खरीद बेचने के काबिल होती है। तो उसको कहा जाता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। बीएससी पे है, एनएससी में नहीं है। एक कंपनी दिल्ली पे है, बीएससी में नहीं है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, वो हो सकता है। और लेकिन कंपनीज कोशिश करती है कि उनकी मैक्सिमम स्टॉक एक्सचेंज पे हो, जिससे एक ह्यूज बेस बने। ठीक है, आगे चलते, स्टॉक एक्सचेंज ये छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट कट कर दो, लिस्टिंग के बाद वाला। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रोसेस और प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब बच्चों को दो चीजें पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड, ये समझो। पहले क्या होता था, क्यों एक चीज फ्रॉड होते थे, पहले इधर देखिए बच्चों, ये समझने वाला पॉइंट है। पहले जो स्टॉक एक्सचेंज के
कुछ कंट्रोल कौन करता था? ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब कंट्रोलर्स। तो ब्रोकर क्या करता था? कंपनीज इनको इन्फॉर्मेशन देती थी कि हमारी, मैं इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाली हूं। ये ब्रोकर्स क्या करते थे? उस इंफॉर्मेशन को ना विद होल्ड कहते, विद होल्ड कर, और अपने क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन बेचते थे कि मैं तुम्हारा ना प्रॉफिट करवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दो। इससे क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन जो सबको एक समय में मिलनी चाहिए थी, एक समय में नहीं मिलती थी। आपको पहले मिल रही, आपको बाद में, उससे प्रॉफिट्स होते थे। समझ आई मेरी बात को? फिर से समझते हैं। ये जो मैंने आपको कल बताया था ना, पहले बोलियां लगती थी, और बोलिया में क्या होता था? कुछ लोग यहाँ खड़े, बेचने वाले भी खड़े, यहाँ पे बेचने खरीदने वाले भी खड़े, तो ये जो लोग हैं चलाने वाले, यही ब्रोकर्स होते थे। आपके थ्रू ही हो रहा है, तो हम ना इंफॉर्मेशन जो मिलती थी उसको हम मिस यूज करते। अब क्या हुआ? इसको अलग किया गया। अब देखो, समझ, अब सेबी ने बोला कि इसमें शेयर खरीद या बेच से ब्रोकर सकते, और ब्रोकर इस पूरे सिस्टम को मैनेज नहीं करेंगे। ब्रोकर इज जस्ट लाइक अ प्लेयर ऑफ द मार्केट। वो भी तो एक गेम खेलने आया है, लेकिन वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगा। मतलब ये तो ऐसा होगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एम्पायर भी हम हैं और खेल भी हम रहे हैं, तो वही होता था ना, पहली बैटिंग मेरी क्योंकि बैट मेरा है, वो चीजें नहीं। ठीक है, अब आप खेलने आए हो, अब सिर्फ खेलो। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लोग अलग है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे वो खेलेगी नहीं, और जो खेल रहे हैं वो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, अलग हो गया। तो अब कंट्रोल मैनेजर्स अलग है, एंड जो खेलने वाले लोग हैं, प्लेयर्स अलग है। आइए अब इसको समझते हैं क्या। सेकंड और थर्ड लाइन को समझेंगे। Today, earlier, the ownership and management of stock exchange by the brokers led to conflict of interest between the brokers and their clients. This led to demutualization of stock exchange. Next line को very important मार्क करो। demutualization बहुत बार पूछा गया है। demutualization, mutual मतलब एक, demutual मतलब अलग। demutualization means separation of ownership and control of stock exchange from the trading rights of the brokers. ब्रोकर के पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स है, उसके पास सिर्फ वो गेम कार्ड है जिससे वो अंदर जाके खेल सकता है, लेकिन उसके गेम्स के रूल्स बनाने का कोई राइट उसके पास नहीं है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग द पर्सनल गेम्स। ये समझ में आई बात अब आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको कर दो बंद। मेरी अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें को सुन। इसके साथ मैंने आपको, जैसे आप भी ऑनलाइन वाले भी सुनिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपके 2 चैप्टर में यहां अच्छे से कराऊंगा, मेरे ख्याल से अच्छे से हो गए। ठीक है, काफी अच्छे से हमने, इसमें भी 8 क्लासेस हो गई और उसमें भी 9 क्लासेस लगी थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आई एम स्टिल अवेलेबल, आप मुझसे अलग से पूछ लीजिए। अब कल आपकी क्लास है 11 बजे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस स्टडीज ओनली ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन। आप लोग कोई यहां नहीं आएंगे। परसों मंडे से, मंडे को मैं वैसे मैं आपको बता रहा हूं 90% मैं ट्यूसडे से शुरू करूंगा, लेकिन और जो 10% है वो कल डिसाइड कर लेंगे इन द क्लास। ट्यूसडे से मैं रोज सुबह 2 बैचेस चलाऊंगा, ओनली ऑफलाइन, 10:30 से 12 और 12 से 1:30। अभी ऑनलाइन वाले आप घबराना मत, आपके लिए भी एक ऑप्शन है, 10:30 से 12, 12 से 1:30। 10:30 से 12 ट्यूसडे को मैं शुरू करूंगा प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्टार्ट। जो एक बच्चा है, 2 आए, मेरे को यहां आना है। जितने बच्चे आना चाहे आ जाओ, अपनी बुक लेके आओ, बड़े आराम से बैठ के यहाँ पे करेंगे। कितने वैसे आने की एक्सपेक्टेशन है प्रिंसिपल? ठीक ठीक, वेरी गुड। और 10:30 से 12 और 12 से 1:30 हम करेंगे ऑर्गेनाइज। उसमें कितने आ सकते हैं? वेरी, ठीक है। तो अगर आप आना, जिसमें भी आना चाहो आ सकते हो, आप टॉपिक वाइज आ सकते हो। ये हम करेंगे, हम धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, फिर हम और कोई 2 चैप्टर ले लेंगे, ऐसा मेरा चलता रहेगा। अब बात आ गई 1 मिनट के लिए बच्चों ऑनलाइन वालों की, तो इनको भी एक बात बोल दूं, ऑनलाइन वाले अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी ऑनलाइन अलग क्लास रखूंगा, ऑफलाइन के साथ मर्ज नहीं करूंगा, बस ये बात है। तो एक बार आप ऑनलाइन वाले आप तो जा सकते हो, कल 11 बजे मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को आप लोगों से ये करनी है,